नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 का अध्याय संख्या 3 के बारे में हमने पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने नात्सीवाद और हिटलर के उदय जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अपनी चर्चा करने हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि किस प्रकार से जर्मन साम्राज्य जो था वो नष्ट हो जाता है और वहाँ पर वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। प्रथम विश्व युद्ध के हार के परिणाम के स्वरूप जर्मनी को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है और वह गणराज्य लगातार दुख के पहाड़ों के नीचे दबता चला जा रहा था। अंततः हमने जाना कि उसकी आर्थिक स्थिति राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। उनकी मुद्रा, जर्मन की जो मुद्रा थी मार्क, वह डॉलर के मुकाबले काफ़ी डाउन जा चुकी थी, बहुत नीचे जा चुकी थी, जिसके कारण उस समाज में आर्थिक रूप से दोबारा प्रबलता या दोबारा से उसको संभल पाना नामुमकिन नज़र आ रहा था। लेकिन वहीं पर क्या है, अमेरिका जो है, अमेरिका जर्मनी के ऊपर थोड़ी दया दिखाता है और अपनी एक डॉव्स योजना लेकर आता है। डॉव्स योजना के अंतर्गत क्या रहता है? डॉव्स योजना के अंतर्गत वह जर्मन को या जर्मनी के अंतर्गत निवेश करना प्रारंभ कर देता है। वहाँ के उद्योग धंधों में पैसे का निवेश करना या वहाँ के व्यापारियों को उद्योगपतियों को उधार देना शुरू कर दिया। यानी अब जर्मनी का जो भी उद्योग चल रहा था, जर्मनी आर्थिक रूप से जो भी थोड़ी बहुत स्लो गति से दोबारा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, उसका सारा जिम्मा अमेरिका का था। अमेरिका जर्मनी के अंदर लगातार डॉव्स योजना के बाद बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा था, लेकिन यह खुशहाली जो थी वो लंबे समय तक की नहीं थी। यानी यह जो तरक्की या उन्नति के सपने जर्मनी अब देखने लगा था, वो एक रेत के ढेर पर जचे हुए थे या टिके हुए थे और अचानक से वो रेत क्या है, फिसल जाती है हाथ से जर्मनी के लोगों के। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी औद्योगिक रूप से उन्नति को प्राप्त करना शुरू करता है। ये मात्र 4 वर्ष या 5 वर्ष जो थे वो जर्मनी में आर्थिक स्थिरता के थे, जो अति मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा बहुत ज़्यादा नीचे तक उसका अवमूल्यन हो चुका था। उसके बाद यही कुछ साल थे जब वहाँ की आर्थिक स्थिति जो थी वो स्थिर रही या क्या है, और ज़्यादा नीचे नहीं गिरी। लेकिन यह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। जैसे ही अमेरिका के अंदर आर्थिक रूप से पतन होना शुरू होता है, यानी जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः क्या है, अमेरिका के द्वारा जो अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए जो कर्ज दिए गए थे जर्मनी को, उन कर्जों पर उनकी सारी आर्थिक स्थिरता टिकी हुई थी। लेकिन यह कब तक टिकी रही? 1928 तक। 1929 के अंदर अमेरिका के अंदर एक बहुत बुरा सामना अमेरिका करता है आर्थिक रूप से। वो रहता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो अमेरिका का शेयर बाज़ार है। शेयर बाज़ार कहाँ? अमेरिका का।
जो क्या है दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार है। ठीक है, तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, यह जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाज़ार था वह धराशायी हो जाता है। कहने का मतलब है इसमें अचानक से क्या है निवेश करना, जो ये निवेशक थे वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इसके क्या है रातों रात यह बंद होने लगता है और इसके धराशायी होने के बाद जर्मनी को मिलने वाले पैसे या कर्ज रातों रात बंद हो जाते हैं। अमेरिका अब क्या है जर्मनी के अंदर उसके उद्योगों के अंदर निवेश करना बंद कर देता है और इसका सामना अमेरिका स्वयं भी करता है। कीमतों की गिरावट, लगातार कीमतों की क्या होने लगती है, गिरावट होने लगती है। जो निवेशक थे वो लगातार अपने शेयर क्या करते हैं बेचना शुरू कर देते हैं, शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। कौन? निवेशक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो निवेश किए गए थे जिन चीज़ों में उनकी कीमतें लगातार गिरने लगी थी। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपने वहाँ 1929 का जो 24 अक्टूबर था उसको क्या है टोटल 1,35,00,000 शेयर मात्र 24 घंटे में बेच दिए गए, घंटे में बेचे गए। यानी इतनी जल्दी आज तक किसी भी शेयर मार्केट में शेयर इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं बेचे गए हैं जितना उस समय जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार उसमें बेचे गए। अब देखिए अमेरिका की सहायता पर जर्मनी टिका हुआ था। जर्मनी की आर्थिक स्थिति जो थी वो अमेरिका की सहायता पर टिकी हुई थी, यानी लगातार अमेरिका ही उसको कर्ज दे रहा था। लेकिन अब अमेरिका के स्वयं के सामने क्या है आर्थिक से संकट पैदा हो गया था, क्योंकि उसके यहाँ का जो बिजनेस था या शेयर मार्केट है वो भी लगातार ठप होता जा रहा था, जिसके कारण अमेरिका जर्मनी की सहायता करना भी क्या कर देता है बंद कर देता है और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत होती है। इसको क्या कहते हैं आर्थिक महामंदी 1930। पूरे विश्व के सामने 1930 की जो आर्थिक महामंदी थी वो सबसे बड़ी आज तक की आर्थिक महामंदी मानी जाती है। पूरा विश्व इससे संकटग्रस्त था। ठीक है, अब क्या है 1929 से लेकर 1932 तक के ये जो आगे के साल थे (1929 से लेकर और 1932 तक आगे के तीनों सालों में अमेरिका पर इतना ज़्यादा संकट आ जाता है कि 1932 तक 1929 से 1932 तक अमेरिका जो है उसकी राष्ट्रीय आय आधी या कह सकते हैं 50% तक रह जाती है। यानी उसको क्या है लगभग आधा नुकसान हो रहा था। यानी जो चीज़ जो आय उनकी 100% थी वह अब 50% रह गई थी घटकर, जो क्या है उनके सामने भारी संकट पैदा करने वाली थी। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं था कि देश के सामने ऐसी समस्या थी, इसमें जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई या जो निर्यात किया जा रहा था चीज़ों को उस पर भी क्या है लगातार गिरता रहा, क्योंकि अब क्या है सभी देशों के सामने आर्थिक संकट था। तो लोग क्या है आयात या निर्यात नहीं कर पा रहे थे। कहने का आशय ये है कि कोई भी देश जो है वो आयात करना बंद कर रहा था उस समय, जिसके कारण अमेरिका का निर्यात जो था वो बंद हो रहा था। अमेरिका अब दूसरे देशों को
वस्तुएं नहीं बेच सकता था, क्योंकि दूसरे देशों ने अब क्या है ख़रीदना ही बंद कर दिया था, क्योंकि आर्थिक संकट जो था वो पूरे विश्व के सामने था। अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर पूरी दुनिया ने महसूस किया, ठीक है। यानी अमेरिका की शेयर बाज़ार या वहाँ उस देश में आर्थिक मंदी जो आई थी उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है, और जो उसके बिल्कुल मदद पर टिका हुआ देश था जर्मनी, उस पर तो यह सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसी मंदी का सबसे बुरा प्रभाव क्या है, अपने जर्मन अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। जर्मन अर्थव्यवस्था जो पहले से क्या है बिल्कुल गिरी हुई थी, बिल्कुल निम्न स्थिति में थी, उस अर्थव्यवस्था का क्या है 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले 40% तक ही रह जाता है। यानी अब क्या है उत्पादन में भी 60% तक कमी आ चुकी थी। जर्मनी के जो उत्पादक क्षेत्र थे वहाँ उत्पादन भी नहीं हो रहा था। मज़दूर या तो बेरोज़गार हो गए थे, या फिर क्या है जो कुछ मज़दूरों को काम मिलता था उनके भी क्या है वेतन में गिरावट आ रही थी, लगातार वेतन में गिरावट, क्योंकि जैसे जैसे उद्योग धंधे बंद होने शुरू हुए, जैसा कि मैंने बताया था, फैक्ट्रियां बंद होने लगी, किसानों के पास क्या है दोबारा बोने को अनाज तक नहीं रहा, या उनको जो फसलें बेच रहे थे उनकी सही कीमत उनको नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण क्या है लगातार हर वर्ग के सामने आर्थिक संकट नज़र आ रहा था। इसी के कारण क्या है लगातार मज़दूर वर्ग जो था उसमें भी बेरोज़गारी बढ़ती जाती है, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई थी तो उन फैक्ट्रियों के मज़दूर क्या है ऑटोमेटिक बेरोज़गारी की स्थिति में आ गए थे। और नेक्स्ट जो कुछ मज़दूर काम लगे हुए थे उनके वेतन में गिरावट आने की वजह ये थी कि अब फैक्ट्री के मालिकों के सामने मज़दूरों की संख्या ज़्यादा थी बजाय उनके उत्पादन करने वाली चीज़ों के, इसलिए जो थोड़े बहुत मज़दूर थे उनको भी क्या है कम वेतन में कार्य करना पड़ रहा था। अगर उस समय के एक अनुमान की माना जाए तो बेरोज़गार जो थे उनकी संख्या लगभग 60 लाख से 70 लाख के मध्य थी। यानी 60 से 70 लाख लोग एक साथ अचानक से क्या है बेरोज़गारी की स्थिति में आ चुके थे। अब वहाँ के जो अखबार हैं या जो उस समय की कटिंग्स मिलती हैं उनके हिसाब से ऐसा नज़र आता है कि वहाँ जो लोग थे वो अपने गले में तख्तियाँ डालकर घूमते थे कि हमसे क्या है जो कुछ भी करवा लो, पर बस हमको क्या है वेतन मिलना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत रोज़गार मिलना चाहिए, जिससे हम क्या है हमारे परिवार हमारा भरण पोषण कर सकें। यानी उनके यहाँ पर बेरोज़गारी की स्थिति ये आ चुकी थी कि अब वो अपनी मर्ज़ी से काम चूज़ नहीं कर रहे थे, उनसे कैसा भी काम करवाया जाए बस उनको क्या है खाने के लिए भोजन या वेतन उनको मिलना चाहिए। यानी बेरोज़गारी की सबसे निम्न स्थिति में जर्मनी पहुंच चुका था। बेरोज़गार नौजवान क्या है नॉर्मल सी बात है, बेरोज़गार जो थे वो अपने टाइम पास के लिए, उस समय फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो आज की तरह गेम्स नहीं थे, तो वह ताश खेल लिया करते थे, नुक्कड़ पर झुंड लगाकर एक दूसरे से टाइम पास करने का कार्य उनके पास था। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। या फिर जो कुछ डेडिकेटेड बच्चे थे या फिर लोग थे वो क्या है लाइनें लगाकर नौकरी मांगने के लिए या अलग अलग दफ्तरों में लाइनें लगाकर रोज़गार के लिए खड़े रहते थे। अब एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि अगर बेरोज़गारी बढ़ती है वहीं पर क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ता है, यानी आपराधिक मामले बढ़ने लगे थे। तो जाहिर सी बात है जो युवा अब बेरोज़गार था या जिसके पास अब रोज़गार की कमी थी उस युवा को सामने अपराध या आपराधिक मामलों में शामिल होने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता है। वह लगातार उस क्षेत्र के जो युवा थे वह आपराधिक क्षेत्र में अपना स्थान बढ़ाने लगे थे, क्योंकि उनके सामने क्या है नर्वस उनका जो बिल्कुल व्यवहार था या उनके आसपास जो दृश्य उनको नज़र आ रहा था उसके हिसाब से उनको क्या है मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उनको अपना जो भविष्य था वो बिल्कुल अंधकार में नज़र आ रहा था, बिल्कुल अंधेरे में नज़र आ रहा था। उनको कुछ
उम्मीद नहीं थी। जो वाइमर गणराज्य की सरकार थी वह उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी, क्योंकि जो उनके सामने गहरी बेचैनी सीधी सी बात है कि जो लोग रोज़गार जिनके पास पहले पर्याप्त रूप से रोज़गार था, जिनके पास, अब अचानक से उनका रोज़गार छिन गया था, जिसके कारण क्या है उनको अब इस बात की चिंता थी कि अब जो उनके बाकी का जीवन होगा उस जीवन को यापन करने के लिए उस जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उस जीवन के जो खर्चे हैं उनको पूरा निकालने के लिए अब वह क्या करेंगे, ऐसा क्या कार्य जो रहेगा जो उनके जीवन यापन को पूरा कर सकेगा, उनकी आजीविका को कमाने हेतु उनके पास होगा क्या। या इसके अलावा वह वर्ग जो क्या करने वाला था, कर्मचारी था, या कह सकते हैं वेतनभोगी वर्ग था, या जो पेंशन पर थे, उनके सामने भी क्या है चिंता का विषय था, क्योंकि उनकी भी जो पेंशन थी या तनख्वाह थी वो भी लगातार क्या है कम होती जा रही थी। उनके सामने भी ऐसा ही दृश्य नज़र आ रहा था कि धीरे धीरे शायद वो क्या है सर्वहाराकरण हो जाएगा उनका। अब इस शब्द को समझ लेते हैं। सर्वहाराकरण क्या है? सर्वहाराकरण का अर्थ होता है आर्थिक स्थिति मजदूर या उससे भी निम्न स्थिति में पहुंच जाना। आर्थिक स्थिति का मजदूर या उससे भी निम्न स्थिति में पहुंच जाना क्या है? सर्वहाराकरण है। यानी वह वर्ग जो कर्मचारी था, वेतनभोगी था, उस जगह या सरकारी कार्यों में लिप्त थे, किसी न किसी प्रकार से नौकरी जिनको प्राप्त थी, वह अब इस चिंता से घिरे हुए थे कि शायद वो इस प्रकार की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके सामने लगातार इस बात का उनको दृश्य नज़र आ रहा था कि लगातार जो गिरावटें आ रही हैं, जो इनकम है वो बिल्कुल देश की बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो उनकी जो तनख्वाह है या पेंशन है वो बिल्कुल निम्न होने वाली है। तो वह इस सर्वहाराकरण के डर से लगातार कंपायमान थे। अब सिर्फ जो संगठित मजदूर थे, सिर्फ संगठित मजदूर वर्ग, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोज़ में कि कुछ मजदूर वर्ग के जो लोग थे उन्होंने क्या बनाई थी? सोवियत बनाई थी, सोवियत या फिर संगठन बनाए थे। वो जो संगठन वर्ग के मजदूर थे उन्हीं के पास अब क्या है रोज़गार था, लेकिन उनके सामने भी वह सेम चिंता का विषय था कि उनके वेतन में लगातार कटौती हो रही थी और वह इस चीज़ का विरोध करके उसमें बढ़ोतरी नहीं करवा सकते थे, क्योंकि अब क्या है साधारण सी बात थी, अगर वो हड़ताल करके या विरोध करके फैक्ट्री मालिकों से ऐसा करवाने का प्रयास करते तो फैक्ट्री मालिक जो है वह फैक्ट्री ही बंद कर देगा, क्योंकि वह स्वयं नुकसान में जाकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता था, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा था। इसके अलावा उत्पादन जो हो रहा था उसका निर्यात नहीं किया जा रहा था, वह जो उत्पादन किया जा रहा था उसको बेचना भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जिनके पास थोड़ा बहुत कार्य था वह उससे ही अपना कार्य चला रहे थे। अब यानी एक प्रकार से क्या है, हर परिवार के सामने संकट नज़र आ रहा था। यानी घर पर अगर जो महिलाएं थी वो अपने भूखे बच्चों को देखकर भी इस बात से त्रस्त थी कि ऐसी आर्थिक स्थिति, ऐसी बुरी स्थिति से वो कब बाहर निकल सकते हैं। यानी अब क्या है उनके सामने एक ही
जो रास्ता नज़र आ रहा था कि अचानक से कोई चमत्कार हो और उनकी आर्थिक स्थिति को क्या है अचानक से कोई आकर बदल दे, अचानक से उनको ऐसा मसीहा मिल जाए जो इस वाइमर सरकार के जो बिल्कुल क्या है अक्रियाशील है, जिसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जिसमें कोई सुधार की आंशिकता उनको नज़र नहीं आ रही है, उस सरकार के बजाय कोई ऐसा उनके सामने हो जो इसमें क्या है अचानक से सुधार कर दे, जो अचानक से उनके जीवन में परिवर्तन कर दे। इस प्रकार का परिवर्तन अब लोगों को क्या है डिमांडेबल था, लोग ऐसा चाहते थे। अब देखते हैं तो जब बात आती है सरकार की कि वाइमर गणराज्य क्या कर रहा था उस समय, उसके बारे में देखते हैं। यानी इतनी बुरी स्थिति में जब देश था तो वाइमर गणराज्य के सामने भी अपनी राजनीतिक स्थिति को बचाना और ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। यानी वाइमर गणराज्य की राजनीतिक स्थिति, वाइमर गणराज्य की जो राजनीतिक स्थिति थी वह अब और भी ज़्यादा क्या हो चुकी थी, निम्न आ चुकी थी। बिल्कुल नाजुक दौर से वह वाइमर गणराज्य गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ अब क्या है यह किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा वाइमर गणराज्य ने जो संविधान बनाया था यानी वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिस कमियों का फ़ायदा उठाकर क्या है गणराज्य कभी भी नष्ट हो सकता था और वहाँ पर तानाशाही तंत्र स्थापित हो सकता था। अब संविधान की कमियों का फ़ायदा उठाना स्वाभाविक सी बात है, और जब क्या है ख़ास तौर पर देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो तब तो उन कमियों का फ़ायदा उठाया जाता है, तानाशाही तंत्र भी आता है। लेकिन उससे पहले और भी चीज़ें देखते हैं वाइमर गणराज्य के अंतर्गत क्या थी। अब जो कमियां थी वो देखते हैं। पहली कमी क्या थी कि जो बहुमत की व्यवस्था, पहली कमी जो थी वह थी बहुमत की व्यवस्था। यानी वाइमर संविधान के अंतर्गत ऐसी कोई सही व्यवस्था नहीं बनाई गई थी जो व्यवस्था क्या है किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने दे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने दे। यानी उस समय जो भी सरकारें बन रही थी वह जर्मनी के अंदर गठबंधन की सरकारें बन रही थी, जो क्या है स्वयं के निजी फ़ायदों के लिए या अपने पार्टी या अपने संगठन के फ़ायदों हेतु क्या है किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, यह सबसे बड़ा संविधान के अंदर उनके कमी रह जाती है, जिसका फ़ायदा तानाशाही लोग या दूसरे जो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते थे वह इसका फ़ायदा उठा सकते थे। यानी इसके उदाहरण के आधार पर अपने देख सकते हैं कि वाइमर गणराज्य जो थोड़े समय तक ही वहाँ पर रहता है, यानी जब युद्ध समाप्त होता है 1918 में, तब वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। और अब जो 32 या 30 का दशक चल रहा था, 1932 का जो समय चल रहा था, उस समय तक क्या है वाइमर गणराज्य बिल्कुल अपने अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि इतने थोड़े समय में ही 1918 1932 इतने थोड़े समय में ही क्या है लगभग 20 मंत्रिमंडलों की सरकार वहाँ बनी थी। ठीक है, यानी यह इतने थोड़े समय में 20 प्रकार की सरकार वहाँ चुनी जा चुकी थी। लगभग क्या है 10 सालों का या 12 सालों का ये है जो शासन तंत्र चलता है वाइमर गणराज्य का, उसमें 10-12 सालों में ही क्या है 20
सरकारें चुनी गई जो क्या है पूर्ण रूप से बहुमत जिनके पास प्राप्त नहीं था, वह किसी भी प्रकार का कार्य करने में क्या है अपंग के रूप में नज़र आ रही थी लोगों को। या फिर जो इनकी अगर औसत अवधि भी निकाली जाए तो 239 दिन की अवधि भी इनके लिए ज़्यादा रह जाती है। यानी इतने थोड़े समय में कोई भी सरकार जो है वो लगभग 1 साल के लिए भी अपनी पूरी सरकार नहीं संचालित कर पाई। ठीक है, यानी एक मंत्रिमंडल भी ऐसा नहीं चुना गया जो पूर्ण साल तक अपनी सरकार चला पाता। अब मतलब औसतन, ठीक है, हो सकता है किसी ने 2 साल भी चलाई हो, लेकिन औसतन बात कर रहे हैं हमने तो। लेकिन अगर जो चलाई है उनमें भी क्या है सुधार कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि बहुमत किसी के पास नहीं था, गठबंधन था। ठीक है, अब जो फैसले लिए जाते थे वो गठबंधन की सरकारों के कारण संपूर्ण रूप से पर्याप्त रूप से वहाँ लागू नहीं हो पाते थे और बार बार क्या है सरकारें गिरती जा रही थी। दूसरा, सरकारों के गिरने के कारण जो दूसरा इसके अंदर अपवाद था संविधान के अंदर, वह ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा था। पहला तो सरकार गिर जा रही थी बार बार में और वह कोई कार्य नहीं कर पा रही थी। दूसरा जो कमी थी वह थी अनुच्छेद 48। आर्टिकल 84 जो था, अनुच्छेद 48, वह ऐसा था कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वह क्या लागू कर सकता है, आपातकाल लागू कर सकता है। और आपातकाल के दौरान क्या होगा, जितने भी नागरिक अधिकार हैं वह छीन लिए जाएंगे या फिर कह सकते हैं मान्य नहीं होंगे। ठीक है, भारत स्वयं इस प्रकार के दौर से गुजरा है। आपातकाल के कुछ साल भारत में भी रहे हैं, तो उस समय के लोगों ने ऐसा महसूस किया था, जो क्या है अपने ही देश में अपने ही घर में जेल की तरह महसूस करवाने वाला कार्य होता है आपातकाल का। तो वही सेम स्थिति जो थी वो राष्ट्रपति बार बार वहाँ पर आपातकाल को लागू कर रहे थे, क्योंकि राजनीतिक संगठन जो थे वो किसी भी प्रकार की संतुष्ट सरकार नहीं बना पा रहे थे या राजनीतिक रूप से देश में स्थिरता नहीं आ रही थी, जिसके कारण बार बार आपातकाल लागू हो रहा था, नागरिक अधिकार छीने जा रहे थे या मान्य नहीं थे। और ऐसी स्थिति में नागरिक अधिकार रद्द होने के बाद अध्यादेशों के जरिए सरकार चलाने का अधिकार हो जाता था। तो जो अध्यादेश आया करते थे, यानी ऐसे कुछ नियम या कानून जो आपातकाल में क्या है हाथों हाथ बिना किसी अनुमति बिना किसी विचार विमर्श के लागू हो रहे थे, उनके कारण लोग और भी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। यानी अब क्या है, जो अब की स्थिति देख लेते हैं अपने एक बार 1932 तक की जो जर्मनी की स्थिति है। जर्मनी की स्थिति, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमें समस्या नहीं होगी। जर्मनी की स्थिति इस प्रकार की रह जाती है अब कि आर्थिक रूप से उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, आर्थिक जो स्थिति है वो हमने पढ़ ली है, वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। सामाजिक रूप से सिर्फ सैनिकों को बल दिया जा रहा है, जो भी के युद्ध के सैनिक थे, क्योंकि अब सेना का संगठन जर्मनी नहीं कर सकता था। और अगर बात करें राजनीतिक जीवन जो था जर्मनी के अंदर, वह तो और भी ज़्यादा निम्न आ चुका था। अब उनके पास राजनीतिक रूप से कोई स्थिरता नहीं थी, ना ही आर्थिक रूप से कोई स्थिरता थी, जिसके कारण जनता अब बिल्कुल दुखी थी। उनको वास्तव में कुछ ऐसा नेतृत्व चाहिए था जो उनके जीवन स्थिति को या जीवन दशा को बदल सकता था। और इसका ही फ़ायदा नाज़ी लोग उठाते हैं और वह उनके मसीहा के रूप में प्रस्तुत करते हैं हिटलर को, और उन्हीं के कारण उदय होता है हिटलर का, जो विशाल नरसंहार को
पूरा करवाता है, जो क्या है दूसरे विश्व युद्ध को जन्म देता है और जो जर्मनी को उन्नति तक पहुंचाने के उद्देश्य से उसको और ज़्यादा गर्त में और पूरे विश्व को दुख के महासागर में पहुंचा देता है। उसके बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या है, इसको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।